स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार यादव आप सभी का इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 11th अकाउंटेंसी में चैप्टर नंबर 7 जीएसटी के कुछ और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हम प्रॉब्लम नंबर 3 तक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम प्रॉब्लम नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार है, मनी मैन्युफैक्चरर परचेजेस रॉ मटेरियल्स ए एंड पेड इंटीग्रेटेड जीएसटी ₹900। अब हमें यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल पॉइंटों को समझना ज़रूरी होगा। यहाँ पर इंटीग्रेटेड जीएसटी का पेमेंट किया गया है, इससे मतलब हमें यह निकालना है कि ये जो परचेसिंग हुई है ये इंटर स्टेट परचेसिंग है। इसमें खरीदने वाला एक अलग स्टेट का है और बेचने वाला दूसरे स्टेट का है। इंटीग्रेटेड जीएसटी को हम शॉर्टकट में IGST भी कहते हैं। ही फर्दर परचेजेस रॉ मटेरियल्स बी एंड पेड इंटीग्रेटेड जीएसटी ₹600। यहाँ पर दूसरा आइटम इन्होंने खरीद लिया है बी नाम का, जिसमें 600 का जीएसटी इन्होंने पे किया है। ही एक्वायर्ड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोडक्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड इट इज़ रिक्वायर्ड टू पे IGST ₹700 ऑन सर्विसेज। उनको अपने गुड्स के प्रोडक्शन के लिए सर्विसेज के रिक्वायरमेंट भी, जिसके लिए ₹700 का IGST पे करना होगा। फाइनल प्रोडक्ट इज सोल्ड टू वाणी who is required to pay ₹2,500 as integrated GST. Calculate the amount of input tax credit claimed by money and his GST liability. हमें यहाँ पर मनी के द्वारा रॉ मटेरियल ए को खरीदने के संबंध में ₹900 का IGST पेमेंट की जानकारी दिया है। उन्होंने एक सेकेंड रॉ मटेरियल लिया है बी, जिसके ऊपर 600 का IGST पे किया है। इसके अलावा उन्होंने सर्विसेज भी एक्वायर की हैं, जिसके लिए 700 का IGST टोटल पे किया है। तो इस प्रकार से इन्होंने ये 3 टैक्सेस का पेमेंट किया है। तो हम सबसे पहले टोटल इनपुट IGST को कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए इनपुट IGST ऑन रॉ मटेरियल ए, रॉ मटेरियल बी और इनपुट IGST ऑन सर्विसेज एक्वायर्ड, इन तीनों को लिखकर इनके अमाउंट लिखेंगे और फिर टोटल करेंगे। तो हमने लिखा 900 ए के लिए, बी का 600 और सर्विसेज का 700, तो टोटल आया 2200। इसके बाद हमें क्वेश्चन की 4th लाइन में दिया था कि वाणी को हमने इस गुड्स को सेल कर दिया है, जिसने कि हमें ₹2,500 पे किए हैं। तो आउटपुट IGST हमारा कितना हो गया? 2500। अब हम जब इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करेंगे तो हमने ₹2,500 का टैक्स कलेक्ट किया है और जो पे किया है वो इनपुट IGST है 2200। तो इस प्रकार से हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा ₹2200 का, और जो रिमेनिंग बैलेंस बचता है ये हमारे ऊपर GST लाइबिलिटी कहलाएगी ₹300 की। अब हम देखेंगे कि GST के संबंध में किस प्रकार से अकाउंट में जर्नल एंट्रियाँ की जाती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देख सकते हैं, जब हम गुड्स का परचेज करते हैं तो क्या एंट्री हमें करनी होगी। तो यहाँ देख सकते हैं, इतने पोर्शन में हमें दिख रहा है कि जब हम गुड्स का परचेज करते हैं तो सबसे पहले परचेजेस अकाउंट डेबिट किया जाता है। इसके बाद में हमारे पास में दूसरी स्थिति आती है कि हमें कोई टैक्सेस का पेमेंट करना होता है। तो जो टैक्स होंगे या तो IGST होगा, तो हम लिखेंगे इनपुट IGST अकाउंट डेबिट, या फिर CGST और SGST अगर लगता है तो हम लिखेंगे इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। तो जिस प्रकार की स्थिति क्वेश्चन में दी जाती है उसको हमें समझना होगा। यहाँ पर IGST लगना चाहिए या CGST और SGST लगना चाहिए, ये पता चलता है सेलर और परचेसर के रेसिडेंस के एड्रेस के आधार पर कि वो कहाँ के रहने वाले हैं। इसके बाद में हम क्रेडिट करेंगे टू क्रेडिटर्स अकाउंट। यहाँ पर जिस व्यक्ति से हमने खरीदा है उस व्यक्ति का नाम लिखा जाता है और नरेशन हो जाएगी बीइंग परचेज द परचेजेस मेड एंड GST पेड। यहाँ पर क्रेडिटर्स के अमाउंट डेबिट के अमाउंटों का टोटल होगी। अब इसके बाद में हम सेल करते हैं, तो सेल करने में क्या एंट्री की जाना चाहिए, तो उसे हम यहाँ देख सकते हैं। एंट्री होगी डेटर्स अकाउंट डेबिट। यहाँ पर डेटर ये मानते हुए लिखा जा रहा है कि उधार माल बेचा हो, ऐसे ही क्रेडिटर लिखा था, उधार माल खरीदने की स्थिति मानते हुए एंट्री किया था। और यदि कैश ट्रांजैक्शन होगा तो वहाँ पर कैश या बैंक लिखा जाएगा। इसका हम क्रेडिट में लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट CGST अकाउंट, टू आउटपुट SGST अकाउंट और टू आउटपुट IGST अकाउंट। यहाँ पर CGST और SGST लगेगा या फिर IGST लगेगा। जिस भी स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है उसके हिसाब से हमें लिखना होता है।
और नरेशन हो जाएगी बीइंग द सेल्स मेड एंड जीएसटी चार्ज। यहाँ क्रेडिट के अमाउंट का टोटल हम डेटर्स अकाउंट में डेबिट में लिखेंगे। इसके बाद में हमारे पास स्थिति आ सकती है कि जो गुड्स हमने परचेज किया था उसमें किसी प्रकार का कोई कमी निकल आए तो हमें उसे रिटर्न करना होता है, तो इसे हम परचेज रिटर्न कहते हैं। तो परचेज रिटर्न की स्थिति में जो हमारी फर्स्ट एंट्री अभी हमने लिखी है उसको अपोजिट में लिखा जाता है, रिवर्स कर दिया जाता है। परचेज की जगह परचेज रिटर्न लिखते हैं। तो हमारी फर्स्ट एंट्री हम यहाँ देख सकते हैं, अभी हमने लिखा था परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। इसको हम उल्टा करेंगे, यानी जो टू क्रेडिटर्स था ये डेबिट में जाएगा और डेबिट वाले चारों अकाउंट क्रेडिट में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारी एंट्री बनेगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, इसकी जगह हो जाएगा परचेजेस रिटर्न और बाकी सब वैसे ही आ जाएंगे टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। नरेशन होगी बीइंग द परचेजेस रिटर्न एंड जीएसटी रिवर्स्ड। इसके जैसे ही सेल्स रिटर्न की भी एंट्री की जाती है, जो हमने अभी सेल्स की एंट्री लिखी है इसी एंट्री को उल्टा कर दिया जाएगा। तो जो डेटर्स अकाउंट डेबिट था वो क्रेडिट में आ जाएगा और जो सेल्स और ये जो बाकी आउटपुट करके जो 3 दिए हुए हैं टैक्सेस का, ये डेबिट में चलाएंगे, सेल्स की जगह पे सेल्स रिटर्न लिखेंगे। तो हमारी एंट्री बनेगी इसके आधार पर सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। नरेशन हो जाएगी बीइंग द सेल्स रिटर्न मेड एंड जीएसटी डेबिटेड। तो इस प्रकार से हम माल को खरीदने, बेचने और उनके रिटर्न के संबंध में एंट्रियां करते हैं। इसके अलावा यदि बिजनेस में कोई स्थायी संपत्ति या फिक्स एसेट को खरीदा जाता है तो उसके लिए भी इसी प्रकार से एंट्री की जाएगी जैसे कि हमने परचेज के लिए किया था। सिर्फ परचेजेस की जगह पर फिक्स एसेट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और इसके बाद में इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट करेंगे और 2 में क्रेडिटर्स के स्थान पर वेंडर का नाम लिखा जाएगा और इसके बाद में हमारी नरेशन आ जाएगी बीइंग द मशीनरी परचेस्ड। जो भी संपत्ति खरीदेंगे उसका नाम लिखेंगे, एग्जाम्पल है यहाँ मशीनरी का, एंड इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी क्लेम्ड। इस प्रकार से हमें स्थायी संपत्ति खरीदने के लिए एंट्री लिखना होती है। इसके बाद में हम बिजनेस में जो भी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस का पे करते हैं उनके लिए एंट्री आती है, तो वो एंट्री हम इस प्रकार से लिखेंगे। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सभी डेबिट क्रेडिट के नियम के आधार पर डेबिट किए जाने होते हैं, इसलिए उनका नाम लिखेंगे यहाँ पर। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इंटरनेट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट और अंत में इनके संबंध में जो हमने सीजीएसटी एसजीएसटी पे किया है उनके लिए इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट लिखा जाएगा। यदि हमने कैश पेमेंट किया हो तो कैश लिखना चाहिए और बाय बैंक पेमेंट किया हो या बाय चेक हो तो इस स्लिप जगह पर हमें टू बैंक अकाउंट लिखना चाहिए। नरेशन होगा बीइंग वेरियस एक्सपेंसेस इंक्लूड इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी क्लेम। इसके बाद में यदि बिजनेस का प्रोप्राइटर बिजनेस से अपने आवश्यकता के लिए कुछ गुड्स का विड्रॉ करता है तो उसे हम ड्राइंग के रूप में एंट्री करेंगे। तो इसकी एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। यहाँ पर इसे परचेस रिटर्न मानकर एंट्री नहीं की जाती है, ये ध्यान रखना है। टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट आएगा यहाँ पर और टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट भी आ सकता है। जो भी टैक्सेस उसके गुड्स के संबंध में पे किए गए थे उन्हीं के नाम से यहाँ पर टैक्स की एंट्री की जाती है। नरेशन हो जाएगा बीइंग द गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, हैंस इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी एंड इनपुट आईजीएसटी रिवर्स्ड। इसके बाद में अगली एंट्री हमारी होगी एडजस्टमेंट ऑफ सेटिंग ऑफ इनपुट सीजीएसटी अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी। अब हमने कुछ एंट्रियां देखी जिसमें हमने इनपुट की एंट्रियां की हैं, कुछ में आउटपुट की एंट्रियां की हैं। अंत में हमें जब सारी एंट्री हो जाती हैं तो इनका सेट ऑफ करना होता है जिससे कि हम फाइनल फिगर जो आता है उतने डिफरेंस का पेमेंट करेंगे या फिर रिफंड के लिए क्लेम करेंगे। तो ये एडजस्टमेंट को हम सेटिंग ऑफ भी कहते हैं। तो सबसे पहला सेट ऑफ किया जाएगा इसमें सीजीएसटी का। ये सेट ऑफ किस प्रकार से किया जाता है, इसके लिए जो रूल है ये हमने पिछले वीडियो में देखा है कि सीजीएसटी का
जो सेट ऑफ है वो हम सबसे पहले आउटपुट के लिए इनपुट के साथ में करते हैं। तो सब अभी तक जो एंट्री हम लिख रहे थे उसमें आउटपुट CGST हमारा क्रेडिट था और इनपुट CGST डेबिट थे परचेज के संबंध में। तो यहाँ पर उनको एंट्रियों को उल्टा करके लिखा जाता है। आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST अकाउंट। यहाँ पर इनपुट CGST के अमाउंट को यहाँ दोनों जगह पर लिखा जाता है। इसके बाद में एडजस्टमेंट ऑफ आर सेटिंग ऑफ इनपुट CGST अगेंस्ट आउटपुट IGST। अब हमें यहाँ देखना है, यहाँ CGST का एडजस्टमेंट हम IGST के साथ में करने जा रहे हैं। तो आउटपुट IGST अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू इनपुट CGST अकाउंट आएगा। हमने पढ़ा था कि जो CGST होता है उसका सेट ऑफ CGST के साथ सबसे पहले होता है, बाद में अगर बैलेंस बच जाता है तो IGST के लिए भी उसका एडजस्टमेंट किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर इनपुट CGST के एडजस्टमेंट इस दो प्रकार की एंट्रियों के द्वारा करने पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले इनपुट CGST का सेट ऑफ होता है आउटपुट CGST से, और बैलेंस का एडजस्टमेंट हम करते हैं आउटपुट IGST के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ आर सेटिंग ऑफ इनपुट SGST अगेंस्ट आउटपुट SGST। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि जो SGST है उसके इनपुट का सेट ऑफ हम आउटपुट के SGST और आउटपुट IGST के साथ में कर सकते हैं। तो इसकी एंट्री भी उसी प्रकार से लिखी जाएगी। सबसे पहले आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट तो इनपुट SGST अकाउंट। यहाँ पर इनपुट SGST के अमाउंट को आउटपुट से SGST में लिखा जाता है। यदि जो दोनों में अमाउंट कम होती है उस अमाउंट को लिखना चाहिए। इसके बाद में अगर कोई बैलेंस बच जाता है तो हम उसका एडजस्टमेंट आउटपुट IGST के साथ में करते हैं। तो आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट SGST अकाउंट, इस प्रकार से इसका एडजस्टमेंट किया जाता है। इसके बाद में अब हम देखेंगे इनपुट IGST का एडजस्टमेंट। तो इनपुट IGST का एडजस्टमेंट हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि आउटपुट IGST के साथ में सबसे पहले होता है, फिर CGST के साथ में होता है और फिर लास्ट में SGST या UTGST के साथ में किया जाता है। तो सबसे पहले हम इनपुट IGST के साथ सेट ऑफ करेंगे। तो इसके लिए आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट IGST अकाउंट होगा। इसके बाद में जो बैलेंस बचेगा उसके एडजस्टमेंट के लिए हम यहाँ पर एंट्री लिखेंगे अगली वाली, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। इस प्रकार से एंट्री की जाती है। और जब इस प्रकार से हम सारे सेट ऑफ कर लेते हैं तो अंत में यदि हमें कुछ और पेमेंट करना बाकी रह गया हो तो ऐसी स्थिति में हम पेमेंट ऑफ GST के लिए एंट्री करते हैं कि आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पर जो GST का पैसा होता है ये हमें सरकार के खजाने में जमा करना होता है। अब हम यहाँ देख सकते हैं कुछ अलग कंडीशंस दी गई हैं। सबसे पहला है व्हेन GST पेड ऑन परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट GST कलेक्टेड। यहाँ पर हम जो माल खरीद रहे हैं या जो सर्विसेज ले रहे हैं उसके बदले में जो GST हमने पेमेंट किया है उसका GST कलेक्टेड के साथ में किस प्रकार से सेट ऑफ होता है उसके बारे में बताया गया है। GST पेड ऑन सर्विसेज or goods is called input GST and it is debited to a separate account which can be categorized into input CGST, input SGST or input IGST। तो यहाँ पर हमें पता है और हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब हम किसी गुड्स का परचेस करते हैं या सर्विसेज लेते हैं तो उसके ऊपर जो हमें GST चुकाना पड़ता है वो इनपुट GST कहलाती है, जिसको कि हम सेपरेट अकाउंटों में लिखते हैं। तो उसके जो अलग अलग अकाउंट है वो इनपुट CGST है, इनपुट SGST है या इनपुट IGST होता है। इससे हम आउटपुट GST के साथ में सेट ऑफ कर सकते हैं। आउटपुट GST वो अमाउंट होती है जो कि गुड्स के सेल के समय या फिर सर्विसेज देते समय हम कस्टमर से वसूल करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हेन GST पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट GST कलेक्टेड। यहाँ पे हमें वो स्थितियाँ बताई गई हैं जब हमने माल को खरीदते समय या सर्विसेज लेते समय जो GST चुकाया था उनका हम बेचते समय जो हमने टैक्स वसूल किया है उसके साथ में सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम देख सकते हैं
GST paid on purchase of goods and services cannot be set off against the output GST or GST collected when GST is paid on the final products consumed by the consumer। यहाँ पर बताया है कि यदि हमने जिस माल को खरीदा था, ये सर्विसेज हमने प्राप्त की थी, उस पर GST चुकाया है और उस आइटम को हमने जिस व्यक्ति को बेच दिया है उसे कंज्यूमर के द्वारा यूज़ कर लिया गया है, यानी हमने खरीद कर उसका कंज्यूम कर लिया, उसको सेल नहीं किया है। तो जहाँ हम सेल करते हैं तब GST का कलेक्शन होता है। चूँकि हमारे द्वारा कोई कलेक्शन किया ही नहीं गया है, इसलिए इसका सेट ऑफ भी नहीं किया जा सकता। ऐसे एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर 6 पॉइंट दिए गए हैं जिनमें हम देख सकते हैं। फर्स्ट है परचेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर पर्सनल और स्टाफ कंजम्पशन। यहाँ पर हमने अपने स्टाफ के लिए या खुद के उपयोग के लिए सर्विसेज ली थी या गुड्स का परचेस किया है, इसको हम सेल नहीं कर रहे, इसलिए कोई GST कलेक्शन नहीं होगा, इसलिए इसका सेट ऑफ नहीं हो सकता है। सेकंड है परचेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर सेल बाय द ऑर्गेनाइजेशन विच आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST। यहाँ पर हमने ऐसे गुड्स को परचेस किया या सर्विसेज ली हैं जिसको कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सेल कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई GST नहीं वसूल किया जाता है, कोई टैक्स नहीं लगता है। तो जब टैक्स ही नहीं लगता है तो कोई कलेक्शन भी नहीं होगा, तो इसलिए इसका सेट ऑफ भी नहीं हो सकता है। थर्ड है परचेस ऑफ इलेक्ट्रिकल आइटम एंड फर्नीचर फॉर यूज इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट फॉर रीसेल। यदि हम कोई ऐसी सामग्री का अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्रय करते हैं या खरीदते हैं या जिसको कि हम आगे बेचने का इरादा नहीं रखते बल्कि उन्हें अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करेंगे, तो उनके ऊपर हमें कोई GST का कलेक्शन नहीं होता, इसलिए इसका सेट ऑफ भी नहीं हो सकता है। इसका फोर्थ है परचेस ऑफ व्हीकल्स फॉर यूज़ एंड नॉट फॉर रीसेल। यदि अपने उपयोग के लिए हमने कोई वाहन को क्रय कर लिया तो जो GST चुकाई थी उसका कोई कलेक्शन नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसमें भी कोई सेट ऑफ नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार से रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट मशीनरी एंड बिल्डिंग का भी सेट ऑफ नहीं होता, क्योंकि इसमें हम आगे कहीं से कलेक्शन नहीं करते हैं। इसी प्रकार से जो स्टाफ को हम गिफ्ट दे रहे हैं उन पे भी कोई कलेक्शन नहीं होता है। इसलिए ये ऐसी स्थितियां हैं जब हमारे द्वारा माल को खरीदते समय या सर्विसेज लेते समय GST चुकाया जाता है, परंतु इनके बदले में हमें कोई कलेक्शन GST का नहीं होता, इसलिए इनका सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन इनपुट आर पेड GST इज रिवर्स्ड। ये ऐसी स्थितियां हैं जबकि हमारे द्वारा माल को खरीदते समय जो GST पे किया गया था उसको हम वापस सरकार से मांग सकते हैं, इसे GST का रिवर्स होने का कहा जाता है। तो यदि हमारे द्वारा खरीदे गया माल आग से जल जाता है, चोरी हो जाता है, गुम जाता है, या फिर उस माल को हम रिटर्न ऑफ कर देते हैं खराब होने के कारण, या फिर उस गुड्स को हम चैरिटी में दे देते हैं या फ्री सैंपल में बांट देते हैं, तो चूंकि इन सभी स्थिति में हमें उस माल से कोई आउटपुट GST की प्राप्त नहीं होती है, इसलिए इसमें GST की रिकवरी की जा सकती है, रिवर्स किया जा सकता है। इसके बाद में है आइटम्स एंड सर्विसेज विच आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम लेवी ऑफ GST। यहाँ पर एक सूची दी गई है आपके लिए जिसमें बताया गया है कि कौन कौन से ऐसी वस्तुएं या सेवाएं हैं जो कि GST से कर मुक्त हैं, जिनके ऊपर कोई टैक्सेस नहीं लगते। फर्स्ट है एजुकेशनल सर्विसेज इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स, स्टाफ एंड टीचर। तो इस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन भी इसमें आ गया, जिसमें स्कूल के स्टूडेंट, स्टाफ और टीचर्स आते जाते हैं, और एजुकेशनल सर्विसेज हैं जो इनके ऊपर GST नहीं लगता है। सेकंड है हेल्थ एंड केयर सर्विसेज बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, रूट्स, टबलर्स, सीरियल्स, केन जेगरी। तो इस प्रकार से ये ऐसी स्थितियाँ हैं यहाँ पर जो दी गई हैं जिनके ऊपर कोई GST सरकार वसूल नहीं करती है, यानी इनके ऊपर न हमें खरीदते समय टैक्स देना पड़ता है ना बेचते समय टैक्स देना पड़ता है। प्रिंटेड बुक्स इंक्लूडिंग ब्रेल बुक्स, न्यूज़पेपर एंड मैप्स, स्टाम्प पेपर और स्पेस क्राफ्ट। अब हम यहाँ देखेंगे GST के लाभ या मेरिट ऑफ GST। तो सबसे पहला जो लाभ है GST का वो है कॉमन एंड फ्रेंडली। अ कॉमन मैन शुड गेट फॉलोइंग बेनिफिट्स ऑफ GST। फर्स्ट है इसमें GST एक्ट प्रोवाइड्स दैट द कॉमन आइटम्स ऑफ कंजम्पशन ऑफ द कॉमन मैन रिमेन टैक्स फ्री।
तो सबसे बड़ा जो लाभ है जीएसटी का वो ये है कि एक आम आदमी के द्वारा अपने घरेलू उपयोग के लिए जिन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है उसमें से अधिकतर वस्तुएं टैक्स फ्री रखी गई हैं। दस नो टैक्स इज लेविड ऑन आइटम्स। इसमें कौन कौन सी वस्तुएं जिन पर टैक्स नहीं लगता, लाइक मिल्क, कर्ड, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड द लाइक। दिस शुड गिव अ बिग रिलीफ टू द कॉमन मैन। तो इस प्रकार से हमारे घर की जो प्रारंभिक और मूलभूत आवश्यकता हैं उनके ऊपर इस प्रकार से टैक्स फ्री रखा गया है, तो यह एक लाभ है। सेकंड है ओनली अ मॉडरेट टैक्स ऑफ 5% इज लेविड ऑन आइटम्स लाइक टी, कॉफ़ी एंड मेडिसिन्स विच इज अनदर सेट ऑफ आइटम्स बीइंग कॉमनली यूज्ड बाय पीपल, मोस्ट पीपल ऑफ द कंट्री। इसके बाद में हम देख सकते हैं कि कुछ ऐसी वस्तुएं यहाँ पे बताई गई सेकंड पॉइंट में जिनके ऊपर 5% जीएसटी का कलेक्शन होता है। इसमें चाय, कॉफ़ी और दवाइयाँ शामिल हैं। ब्रीफली द एसेंशियल ऑफ लाइफ ऑफ ए कॉमन मैन आर आइदर टैक्स फ्री और मॉडरेटली टैक्स। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आम आदमी की आवश्यकता की अधिकांश वस्तुओं पर या तो टैक्स नहीं लगता है या फिर बहुत ही कम दर से टैक्स की वसूली जीएसटी के अंतर्गत की जाती है। इसके अंदर हम सेकंड देखेंगे एडवांटेजेस फॉर ट्रेड एंड इंडस्ट्री। यहाँ पर व्यापार और उद्योगों को क्या लाभ है, तो सबसे पहले देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट में दिया है प्रोसीजर फॉर फाइलिंग जीएसटी रिटर्न्स हैज़ बीन सिंप्लीफाइड। फैसिलिटी फॉर फाइलिंग ई रिटर्न्स विल बी डेफिनेटली सेव लॉट ऑफ टाइम टू द ट्रेडर्स एंड द इंडस्ट्रियलिस्ट। जीएसटी का रिटर्न भरना व्यापारियों के लिए बहुत ही सरल बनाया गया है और इसमें जीएसटी का रिटर्न ऑनलाइन भरा जा सकता है जिसे कि हम ई रिटर्न कहते हैं। इस प्रकार से रिटर्न भरने का जब सुविधा होती है तो हम 24/7 यानी 24 घंटे और 7 दिन इस सेवा का उपयोग कर सकते हैं और हमें अपने जो व्यापार करने का जो समय होता है उसमें से जीएसटी रिटर्न करने के लिए ऑफिस में जाकर लाइन लगने की आवश्यकता नहीं रहती। तो इस प्रकार से व्यापारी के समय की बहुत ज़्यादा बचत होती है। सेकंड, देयर विल बी एन अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ इनपुट क्रेडिट so that the incidence of taxation does not cascade. The traders and industrialists can claim input credit themselves while filing GST returns. तो हमने जैसे कि इसके बारे में पढ़ा है कि जब हम बिजनेस के लिए गुड्स को परचेस करते हैं या सर्विसेज लेते हैं तो उस वक्त हमें इनपुट वाले टैक्स चुकाना पड़ते हैं। तो इनके संबंध में हम जब सेल करते हैं तो इनके इनपुट क्रेडिट भी लगातार जनरेट होते रहते हैं। जैसे हम खरीदते रहते हैं रेगुलरली उसी प्रकार से रेगुलर सेल की जाती है। तो इस प्रकार से इनपुट क्रेडिट को हम लगातार फ्लो के रूप में एडजस्ट कर सकते हैं और इस प्रकार से हमें कैस्केड या कंपाउंडिंग ऑफ टैक्स का पेमेंट नहीं करना पड़ता। कंपाउंडिंग ऑफ टैक्स क्या होती है इसके बारे में भी हमने पहले पढ़ा है कि जब टैक्स की अमाउंट के ऊपर भी टैक्स लगता है तो उसे कैस्केड इफेक्ट कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसमें टैक्स पर टैक्स की वसूली नहीं की जाती और हम अपने द्वारा चुकाए जाने वाले आउटपुट जीएसटी की वसूली के लिए इनपुट क्रेडिट की सुविधा का लाभ जीएसटी रिटर्न भरते समय ले सकते हैं। थर्ड है A cut in taxation would enhance competitive power of the traders and the industrialists in the international goods market. जीएसटी आने से पहले हमारे देश में जो टैक्स स्ट्रक्चर था उसकी तुलना में जीएसटी सिस्टम में टैक्स की दरों को कम कर दिया गया है। इससे हमारे देश के व्यापारियों की देश में और विदेशों में कॉम्पीट करने की कैपेसिटी और पावर बढ़ गई है क्योंकि उससे कम कीमत पर अपने माल को बेचने की स्थिति में वो आए हैं। फोर्थ है टैक्स एग्जेम्पशन ऑन मेनी कॉमनली यूज्ड आइटम्स वुड ऑफर अ मोर फेवरेबल मार्केट एनवायरनमेंट टू द स्मॉल ट्रेडर्स हु डील इन दीज आइटम्स। इसी प्रकार से हमारे देश के जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनके लिए टैक्स फ्री वातावरण को भी तैयार किया गया है। इसके लिए सेल का एक लिमिट तय की गई है कि यदि टर्नओवर या टोटल सेल एक निश्चित लिमिट से कम होती है तो कोई टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से स्मॉल ट्रेडर की भी रक्षा इसमें की गई है। थर्ड है बेनिफिट्स टू द इकोनॉमी। फॉलोइंग पॉइंट्स हाईलाइट द बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी टू द इकोनॉमी। यहाँ पर अर्थव्यवस्था को जीएसटी से क्या लाभ हुआ है, तो फर्स्ट है इसमें
GST is expected to create one unified market for most goods and services in the country. GST से अपेक्षा की गई है कि इसके कारण हमारे देश में अधिकतर वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में एक समान का बाजार बनेगा, एक समान जहां पर टैक्स लगता है, एक समान कीमत पर कहीं से भी उसको प्राप्त किया जा सकता है. इट मीन्स दैट फॉर एवरी प्रोड्यूसर इन द इकोनॉमी द साइज ऑफ द मार्केट विल एक्सपेंड. तो इस प्रकार से प्रत्येक निर्माता के लिए अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ गया है, वो पूरे भारत भर के लिए अपने माल को तैयार करके बेच सकते हैं. सेकंड है, इफ द प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेंड टू फॉल इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, एक्सपोर्ट्स विल राइज लीडिंग टू हायर अर्निंग्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. यदि हमारे देश में किसी कारण से घरेलू अर्थव्यवस्था या डोमेस्टिक इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज की कीमतें घटने लगती हैं तो इससे एक्सपोर्ट को बढ़ाने में मदद मिलेगी और इस प्रकार से हमारे देश के लिए फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज की प्राप्ति या अर्निंग बढ़ जाएंगी. थर्ड है, अ यूनिफाइड मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू लीड टू बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ. GST आने के कारण हमारे देश के सभी भागों में एक समान टैक्स वसूल किया जा रहा है, तो उसके चलते जिस जगह पर कोई व्यक्ति रहता है वो उसी जगह के सामान को क्रय करता है. इससे हमारे देश में सभी हिस्सों में होने वाली बिक्री अधिक होती है और पहले की जैसे जहाँ पर किसी राज्य में कम टैक्स लगता था तो लोग वहाँ से सामान खरीदकर अपने राज्य में लेकर आते थे, तो उस राज्य को जहाँ टैक्स ज़्यादा था उसकी अर्थव्यवस्था का विकास प्रभावित होता था क्योंकि उसका टैक्स कलेक्शन कम हो जाता था, उससे मुक्ति मिली है. फोर्थ है, विथ द ग्रोथ ऑफ मार्केट साइज GST इज एक्सपेक्टेड टू रेज द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द इकोनॉमी. जैसे ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा है, क्योंकि पूरे देश में माल अब एक समान रूप से बेच सकते हैं, इसके चलते हमारे देश में आर्थिक गतिविधि बढ़ने की संभावनाएं पैदा हुई हैं. इम्प्लाइंग फास्टर GDP ग्रोथ, इट वुड आल्सो मीन फास्टर जनरेशन ऑफ द अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तो जब हमारे देश की GDP की ग्रोथ में तेज गति से वृद्धि होती है तो इसका अर्थ ये भी होता है कि हमारे देश में रोजगार की जो संभावनाएं हैं उनकी गति भी तेज गति से बढ़ने लगेगी. फिफ्थ है, GST इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव टैक्स कंप्लायंस. GST के द्वारा सबसे बड़ा जो लाभ है वो है टैक्स कंप्लायंस के बढ़ने की संभावनाओं का होना, क्योंकि फर्स्ट है, ए, इनपुट क्रेडिट विल बी अवेलेबल टू ओनली दोज who buy their inputs from GST compliant firms. इस सिस्टम में GST कंप्लायंस इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इसमें जब हम माल बेचते हैं तो हमें उसके संबंध में इनपुट टैक्स की क्रेडिट मिलना चाहिए, लेकिन ये क्रेडिट हमें तभी प्राप्त होगी जब हम ऐसी कंपनी से माल खरीदेंगे या ऐसी फर्म से माल खरीदेंगे जिसने कि GST के नियमों का पालन करते हुए GST पेड बिल आपको दिया होगा. तो इस प्रकार से सरकारी सिस्टम के अंतर्गत व्यापारियों को आना मजबूरी हो जाएगा और टैक्स कंप्लायंस बढ़ जाएगा. बी, देयर इज टू बी अ डिजिटल रिकॉर्ड एंड मॉनिटरिंग ऑफ वैल्यू एडिशन एट द स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी. यहाँ पर जब GST का रिकॉर्ड हम प्रिपेयर करते हैं तो हम जब भी एंट्री करते हैं तो GST पोर्टल पर हमें उसके संबंध में माल खरीदने बेचने की एंट्रियाँ करना पड़ती हैं. उस पर GST चुकाने का रिकॉर्ड भी डिजिटल होता है. तो इस प्रकार से जब उस वस्तु की कीमतों में वृद्धि होती है या वैल्यू एडिशन होता है तो उसकी जानकारी का रिकॉर्ड भी सरकार के पास में होता है. हायर डिग्री ऑफ टैक्स कंप्लायंस वुड मीन, यदि इस प्रकार से टैक्स कंप्लायंस से बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ जाता है तो इसका अर्थ क्या होगा, हायर टैक्स GDP रेशियो एंड ग्रेजुअल एलिमिनेशन ऑफ द शेडो इकोनॉमी और द ब्लैक मनी इकोनॉमी. जब हमारे देश में इस प्रकार से टैक्स कंप्लायंस बढ़ जाएगा तो हमारे देश की GDP की तुलना में जो हमारे देश में टैक्स आना चाहिए, कलेक्शन होना चाहिए, उसके रेट बढ़ जाएगा और इसके साथ में जो हमारे देश में काले धन की अर्थव्यवस्था है जिसे शेडो इकोनॉमी कहा जाता है, धीरे धीरे करके वो समाप्त होना शुरू हो जाएगी. काले धन की अर्थव्यवस्था में क्या होती है कि जब कोई व्यक्ति सरकार को बिना बताए या बिना टैक्स चुकाए कोई पैसा कमाता है तो उसे काला धन कहा जाता है. तो इस प्रकार से सरकार GST के माध्यम से सभी को इनपुट क्रेडिट लेने के लिए मजबूर कर रही है कि आप अपने रिकॉर्ड को सरकार को बताएं. तो इस प्रकार से हमारे देश में काले धन की अर्थव्यवस्था को समाप्त करने का भी प्रयास किया गया है.
इसके बाद में है क्रिएटिंग वन इकोनॉमिक इंडिया। विथ यूनिफाइड मार्केट एंड फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स अक्रॉस ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जीएसटी विल हेल्प क्रिएट वन इकोनॉमिक इंडिया। जीएसटी के लगने के बाद से पूरे देश में एक समान दर पर, एक समान मूल्य पर माल को खरीदा बेचा जा रहा है और इस प्रकार से हमारे पूरे देश में वस्तुओं को एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजने के ऊपर जो प्रतिबंध थे वो समाप्त कर दिए गए हैं। इससे हमारा देश एक आर्थिक रूप से एक हो गया है। दिस वुड मीन लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल बायर्स एंड सेलर्स इन द कंट्री। डोमेस्टिक इकोनॉमी वुड बिकम मोर कॉम्पिटिटिव। Higher the degree of competition, greater the need for innovations. Innovative economy is always better place for takes off and sustained growth. तो इस प्रकार से हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है इसमें प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ गई है, क्योंकि अब हम किसी भी राज्य से किसी भी देश के हिस्से में अपने माल को बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। इसलिए हमें ज़्यादा मात्रा में अपने उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनाना होगा, अच्छी क्वालिटी का माल बनाना होगा, नए नए इनोवेशंस करने होंगे, जिससे कि हमारे देश में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो अपना स्थान ले सके और जो हमारी वृद्धि है वो स्थायी हो सके। डीमेरिट्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी सिस्टम की कुछ आलोचनाएं भी की जाती हैं, इसकी कमियां भी निकाली जाती हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ कमियों या उसकी आलोचनाओं के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जीएसटी नॉट फ्री फ्रॉम क्रिटिसिज्म। फॉलोइंग पॉइंट्स आर रेज्ड अगेंस्ट दिस टैक्स। जीएसटी की आलोचना की जा रही है और उसके संबंध में कुछ बिंदु इस प्रकार हैं। फर्स्ट है, ड्यू टू कंपल्सन ऑफ टैक्स कंप्लायंस, स्मॉल एंड मार्जिनल प्रोड्यूसर्स ऑफ द शेडो इकोनॉमी where tax is invaded may find it difficult to continue their business operations। चूँकि हम जब माल बेचते हैं तो हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना होता है जिससे कि टैक्स कम चुकाना पड़े। जो छोटे या सीमांत निर्माता थे जिनके द्वारा बहुत कम क्वांटिटी में माल को बनाया जाता था, जो कि हमारे देश के शेडो इकोनॉमी या इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं, जिनके द्वारा सरकार को कोई टैक्स नहीं चुकाया जाता था, वे अपने आप को कठिनाई में महसूस कर रहे हैं और उन्हें अपने व्यापार चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनको अब जो टैक्स चुकाना पड़ रहा है ये उनके लिए समस्या बन गया है और इसी प्रकार से उनके द्वारा जो माल बनाया जाता है उसका रिकॉर्ड रखना पड़ रहा है। सेकेंड है, इफ़ द स्मॉल एंड मार्जिनल प्रोड्यूसर्स आर एलिमिनेटेड, प्रोडक्शन एक्टिविटी विल डिक्लाइन। यदि छोटे और सीमांत जो निर्माता हैं वो अगर अर्थव्यवस्था से बाहर हो जाते हैं तो हमारे देश में उत्पादन गतिविधियां में कमी आएगी। स्टिल बॉर्डर विल बी द इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, और इसका प्रभाव हमारे देश में रोजगार के ऊपर पड़ेगा। बिकॉज इट इज़ प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द शेडो इकोनॉमी वी जनरेट मोस्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द कंट्री। क्योंकि हमारे देश में जो शेडो इकोनॉमी है, भारत में रोजगार के अधिकतर अवसर भी उसी के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं या दिए जा रहे हैं। यानी कि जब शेडो इकोनॉमी खत्म होगी तो रोजगार भी बड़ी मात्रा में खत्म होने की संभावना है और खत्म हो रहा है। थर्ड है, द गवर्नमेंट पर्पस टू सेट ऑफ एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी to monitor that the benefits of lower taxation is actually passed on to the consumers। गवर्नमेंट के द्वारा एक अथॉरिटी के संबंध में विचार रखा गया था, एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी, जो कि हमारे देश में कंज्यूमर्स को कम से कम कीमत पर टैक्स लगाते हुए कैसे गुड्स अवेलेबल कराया जाए उसके संबंध में बनाई जाना थी। दिस अथॉरिटी शेल हैव द राइट टू कैंसिल रजिस्ट्रेशन ऑफ सच बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट विच आर फाउंड टू बी एक्सप्लॉइटिंग द कंज्यूमर्स बाय चार्जिंग हायर प्राइस। द बिजनेस कम्युनिटी हैज एक्सप्रेस्ड देयर सीरियस रिसेंटमेंट ओवर दिस इशू। दे आर fearing that the anti-profiteering authority will mean the return of Inspector Raj, leading to a rise in corruption। एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी को ये अधिकार दिया गया है कि वो हमारे देश में जो भी व्यापारिक संस्थान हैं उनकी जांच करते हैं और यदि उनके द्वारा ये पाया जाता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, व्यावसायिक संस्था के द्वारा कंज्यूमर्स को ज़्यादा कीमत पर माल बेचा जा रहा है तो उनके रजिस्ट्रेशन
कैंसिल कर सकती है। तो इस कारण व्यापारिक समुदाय में इस को लेकर काफ़ी डर बैठा हुआ है और वो ये इसे इस रूप में देख रहे हैं कि ये इंस्पेक्टर राज की वापसी हो रही है और इसके चलते उन्हें डरा कर जो है रिश्वत देने को मजबूर किया जाएगा, जिससे देश में करप्शन बढ़ेगा। तो ये भी इसकी संभावना बताई गई है। फोर्थ है, इट इज़ फियर दैट द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल प्रोड्यूसर्स विल राइज owing to the maintenance of records at all levels of sale and purchase of goods and services। इसके अलावा एक और ये बात बताई जाती है कि जो छोटे और सीमांत उत्पादक हैं जिनके द्वारा कम मात्रा में माल बनाया जाता है, उनकी मेंटेनेंस की लागत बढ़ जाएगी, क्योंकि उन्हें माल को खरीदने बेचने और के संबंध में रिकॉर्डों को तैयार करना पड़ेगा, तो जिसके लिए उनको खर्च करना पड़ेगा। फिफ्थ है, देयर इज ए डेफिनेट पॉसिबिलिटी दैट पोस्ट जीएसटी द प्राइजेस ऑफ सम गुड्स एंड सर्विसेज विल राइज। ये संभावना मानी गई है कि जीएसटी लगने के बाद हमारे देश में कुछ वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि होगी। दिस माइट कंट्रीब्यूट टू इन्फ्लेशनरी स्पाइरल इन द कंट्री, जो कि हमारे देश में महंगाई को या मुद्रास्फीति को बढ़ाने में योगदान देगी। इन्फ्लेशनरी स्पाइरल इज आल्सो फियर्ड owing to the fact that post GST nearly 75% of goods and services will bear the incidence of taxation। महंगाई बढ़ने के कारणों में ये भी एक डर लगता है कि देश के 75% गुड्स और सर्विसेज जीएसटी के अंतर्गत लाए गए हैं। सिक्स्थ है, अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिक एक्सपर्ट स्मॉल मीडियम एंड माइक्रो स्केल एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट जीएसटी प्रिपेयर्ड। हमारे देश के आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार हमारे देश में जो छोटे मध्यम या अति लघु उद्योगपति हैं वो जीएसटी के लिए तैयार नहीं है। इवन व्हेन जीएसटी इज ए टैक्स रिफॉर्म, इट्स इंट्रोडक्शन शुड हैव वेटेड टिल दिस एंटरप्रेन्योर्स फुली अंडरस्टैंड द प्रोसेस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टैक्स। यहाँ पर जो छोटे व्यापारी हैं वो अभी जीएसटी के लिए तैयार नहीं है, ऐसा कहा जाता रहा है। जीएसटी एक आर्थिक सुधार है, लेकिन इन व्यापारियों को इसके संबंध में, इसकी प्रक्रिया के संबंध में और ये टैक्स क्या है, किस प्रकार हिसाब रखा जाना है, अभी उन्हें समझाया और जानकारी दिया जाना जरूरी है। दिस एंटरप्रेन्योर्स अकॉर्डिंग टू चिदम्बरम आर स्टिल नॉट क्लियर एज टू हु इज लेइंग जीएसटी, स्टेट और द सेंटर। तो पी चिदम्बरम जो हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके अनुसार अभी छोटे व्यापारी इस बात को नहीं जानते हैं या वो उनको क्लैरिटी नहीं है कि जीएसटी कौन वसूल करेगा, राज्य सरकार वसूल करेगी या केंद्र सरकार वसूल करेगी। 7th पॉइंट है, पेट्रोलियम इलेक्ट्रिसिटी आर आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ जीएसटी इवन व्हेन दीज प्रोडक्ट्स कंस्टिट्यूट नियरली 35 to 40% ऑफ द इकोनॉमी। दिस इज अ सीरियस डिमेरिट और डेफिशिएंसी ऑफ जीएसटी। जीएसटी सिस्टम से पेट्रोलियम और इलेक्ट्रिसिटी को बाहर रखा गया है, जबकि ये हमारे देश की इकोनॉमी में 35 से 40% स्थान रखते हैं। ये हमारे जीएसटी सिस्टम की सबसे बड़ी कमी मानी गई है। इस प्रकार से हमारे इस चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट होती है। अब हम यहाँ पर कुछ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के क्वेश्चन देख सकते हैं, जिनमें कि कुछ हमको सिंगल लाइन के वर्ड क्वेश्चन दिख रहे हैं, कुछ कैलकुलेशंस के बारे में इसमें दिया गया है कि किस प्रकार से कैलकुलेशन की जानी चाहिए, कितना क्रेडिट मिलना चाहिए। इसके बारे में हमें एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए गए हैं। एमसीक्यू क्वेश्चंस के बाद में हमें शॉर्ट आंसर्स दिए गए हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस के ये इन क्वेश्चन के ये आंसर दिए गए हैं यहाँ पर, और आंसर के बाद में यहाँ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको अपने कॉपी में सॉल्व करना होंगे। इस प्रकार से इनकी जनरेटियाँ की जाएंगी, कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा, और इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर नंबर 7 समाप्त होता है। आप इसे अपने कॉपी में लिखने का कार्य करें और न्यूमेरिकल सॉल्व करें। थैंक यू।